हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग पार्ट 6 को एक मास्टर वीडियो जैसा कि मैंने बोला था, जिसमें पार्ट 6 जिसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट का लेजिस्लेचर, उसके साथ में हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हम लोग एक साथ कंप्लीट करने वाले थे। अभी तक हम लोग पिछले 4-5 दिनों से स्टेट का अलग अलग कर रहे थे। जैसे एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने किया था गवर्नर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। फिर हम लोगों ने लेजिस्लेचर में देखा था लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके साथ में हम लोगों ने जब कोर्ट किया, हाई कोर्ट किया, उसके साथ में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किया। फिर अलग से जो पार्ट 14 का भाग था, 14A का, हम लोगों ने ट्रिब्यूनल को भी कल वाले लेक्चर में, आज मॉर्निंग वाले लेक्चर में कर लिया था। तो जैसा कि मैंने बोला था, एक मास्टर वीडियो हम लोग करेंगे। इससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, कहीं कहीं 1-2 आर्टिकल छूटे हुए थे, तो उसके थ्रू कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो हम लोग उस आर्टिकल को एक साथ कवर करेंगे। यहाँ पे होगा ये कि जैसे एग्जाम्स में यूपीएससी या पीसीएस हो, डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेता है, या उसके थ्रू जैसे जो जो चैप्टर्स हम लोग किए, एक एक पॉइंट कहीं छूटे हुए हैं, तो हम लोग उसको आर्टिकल के थ्रू कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी स्टोरी है। जस्ट मैंने अभी 1-2 घंटे पहले ही ऑब्जर्व किया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। क्योंकि जब हम यूपीएससी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमारे साथ में कई बार ये चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज न्यूजीलैंड का मैच है, राइट। तो न्यूजीलैंड और इंडिया का सेमीफाइनल है। तो उसमें हुआ ये कि जैसे अब इधर क्लास भी मुझे लेनी है, और उसके साथ में कंटेंट भी प्रिपेयर करना है, क्लास भी लेनी है, और इधर मैच भी, आज सेमीफाइनल है तो छोड़ा नहीं जा सकता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमेशा आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो आप कोई चीज़ कर रहे हो, जो आपका पैशन है, करियर है, उसको गिव अप कर दो, दूसरे ऑप्शन पे पूरी तरीके से चले जाओ। या सेकंड ऑप्शन होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि दोनों को बैलेंस करना लाइफ में, कि आप इंजॉय भी कर रहे हो, अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि सिर्फ हम अपने करियर पे फोकस करते हैं तो इंजॉय करना छोड़ देते हैं, जबकि हर एक समय हम ये सोचते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी तब खुश हो जाएंगे। नहीं, कभी कभी होता है कि अगर ये पॉसिबल हो तो आप बैलेंस करो, क्योंकि ये सीक्रेट ऑफ लाइफ है, सीक्रेट ऑफ आपकी जर्नी या समथिंग, सक्सेस भी इसको बोल सकते हैं। तो बैलेंस करना सीखो। लेकिन अब कभी कभी ऐसा आता है कि जैसे मान के चलो कि अब न्यूजीलैंड का मैच भी था, इधर पढ़ाना भी था, कंटेंट तो उसके साथ मैंने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन जब अब मुझे पढ़ाना है तो दोनों में से एक को चुनना है। या तो मैं पढ़ाऊँ ना, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास में था मैं क्रिकेट देखूं, राइट। तो अब मैंने क्या चूज किया, अब मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, किसको, अपने काम को। ऐसे आपकी क्या है, आपका सबसे बढ़िया काम क्या है, या फिर आपका बोले धर्मा क्या है, एक वर्ल्ड में अगर बोले तो आपका जो कर्म है वही आपका धर्म है। जैसे अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, यूपीएससी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है आपकी पढ़ाई, राइट। उसको आप प्रायोरिटी पे रखेंगे। जैसे मान के चलो कि आज के टाइम पे अगर एग्ज़ाम होता तो आप क्या करते, आप जो है क्या फिर मैच देखते, नहीं देखते। तो आपको हमेशा चूज करना होता है। जैसे मैंने पढ़ाई को चूज किया, अब जैसे अभी 275 तक रन बना हुआ है, ठीक है, एक विकेट पे, तो जान रहे हैं कोहली और श्रेयस खेलेंगे। अब उसके बाद जो भी होगा, उसके बाद मैं देख भी सकता हूँ, हाईलाइट्स देख सकता हूँ। तो मैंने अपने काम को, अपने कर्म को फोकस किया। गीता में कहा भी गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कभी कभी होता है कि हम अपने कर्म को छोड़ देते हैं। जिस टाइम पे आपका जो कर्म है उसको अच्छे से करिए। इसका अगर एक एग्जाम्पल भी देखें, जैसे अभी 2 दिन पहले दिवाली थी, राइट, उस दिन भी मैच था, ठीक है। तो भारत का शायद नीदरलैंड के साथ था, ठीक है। तो उस दिन भी मैच था। तो क्या जो क्रिकेटर्स हैं उनका सबसे बड़ा कर्म क्या था कि अपने काम को, जो उनका खेलना है वो उनका काम है, वो उनका धर्म है, उन्होंने उसको पहले प्रायोरिटी पर रखी। दिवाली तो वो भी सेलिब्रेट कर सकते थे अपनी फैमिली के साथ में, लेकिन वो चीज़ें नहीं किए, ठीक है। तो हमेशा आपको इससे एक ही सीख लेनी चाहिए। हमेशा जब भी लाइफ में 2 ऑप्शन आए तो आपको ये देखना है कि, और आप दोनों से प्यार कर रहे हो, तो हमेशा अपने करियर को पहले नंबर पर प्रायोरिटी पर रखिए, क्योंकि उसी से आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के ये रहा इंडिया और न्यूजीलैंड के गेम से आपको एक सीख मिली होगी, तो हमेशा आप इसको अपने माइंड में रखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस स्टेट में हम लोग देखते हैं कि जैसे पार्ट 6 हम लोग जब कवर कर रहे थे, पार्ट 6 में आर्टिकल देखते हैं 152 से लेके 231 तक, 237 तक के आर्टिकल किस में आते हैं, स्टेट में, ठीक है। 152 से 237। अब इसको बाइफरगेट कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने कई बार बोला है, जो आर्टिकल 12 है, 36 है, 152 है, यहाँ पे क्या मिलता है, स्टेट के डिफिनीशन, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टेट के डिफिनीशन आपको मिलते हैं। अब 152 से स्टार्ट हो रहा है, राइट।
36 के बाद देखेंगे वहाँ से डीपीएसपी स्टार्ट होता है। यहाँ 12 से जब नागरिकता 11 तक खत्म होती है, 12 से आपका फंडामेंटल राइट कहाँ तक जाता है, 35 तक, यानी कि 36 के पहले कर सकते हैं। फिर 36 के बाद 36 से लेके अब 51A तक तो आपको पता ही है 51 तक जाएगा। फिर 51A में फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऐसे 152 से लेके 237 तक जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा जब हम लोग पार्ट वाला कर रहे थे पहले ही लेक्चर में, जो भाग 7 है और इसका अगर आर्टिकल देखें 238, ये दोनों हटा दिए गए। ठीक है, तो जब ये दोनों हट गए, अब आपको पता ही होगा 238 तो है ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उधर से आपने 237 पकड़ा और इधर से जैसा कि मैंने बोला है 12, 36, 152 स्टेट का डिफिनीशन मिलता है, तो 152 को इधर से पकड़ लिया। तो 152 से लेके 237 तक स्टेट का डिफिनीशन मिलता है। अब इसमें स्टेट के अंतर्गत जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एक एग्जीक्यूटिव होगी, उसके साथ में लेजिस्लेचर होगा, फिर कोर्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि कार्यपालिका, ये विधायिका और ये न्यायपालिका, ऐसे हमने सेंट्रल वाले में किया था। ठीक है, अब इसके लिए मैंने ट्रिक भी आपको बताया था कि इसमें क्या करना है, सारा मामला +1 एंड -11 का है। तो मैक्सिमम आर्टिकल्स इन दोनों से याद हो जाते हैं। और जहाँ पे लगेगा कि और ज़्यादा ये इससे नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ पे मैं मेमोरी हैक्स या फिर ट्रिक्स का यूज करूँगा, तो जिससे आपको वो चीज़ें आसानी से माइंड में चली जाएंगी। बस आपको अगले 30 मिनट्स अपना पूरी फोकस के साथ में यहाँ बैठना है, एक कॉपी कलम ले बैठेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को मैं रिवाइज भी कराऊँगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताता चलूँगा, तो आप उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो बात करते हैं 152 की। यहाँ पे क्या है, स्टेट का डिफिनीशन आपको अब तो रट गया होगा। 153 में क्या है, यहाँ पे बोला गया है एक या एक से अधिक स्टेट के लिए एक गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है, ये आया कौन से अमेंडमेंट के द्वारा था, 7th अमेंडमेंट। ठीक है, यानी कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, यानी कॉमन राज्यपाल। ठीक है, 7th अमेंडमेंट ये कब आया था, 1956। अब इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 154 की। यहाँ पे मैंने बोला था, वहाँ पे अगर सेंट्रल में देखें तो प्रेसिडेंट कहाँ से स्टार्ट था, 52 से। ठीक है, इसमें +1 करते जाइए। 52 में आपको पता है कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक राष्ट्रपति होगा। 53 में हम लोगों ने देखा था कि अब जैसे एक राष्ट्रपति वहाँ होगा, तो +1 करिए, +1 153 हो गया, एक गवर्नर होगा। फिर वहाँ पे हम लोगों ने किया था कि जितने भी काम होंगे, आर्टिकल 53 में हमने क्या देखा था, जो भी काम होंगे, जो बिल फाड़ा जाएगा किसके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे। वैसे यहाँ पे भी जो भी क्रियाकलाप, जो भी काम होंगे या जो बिल फाड़ा जाएगा किसके नाम पे, गवर्नर के नाम पे। तो 154 क्या, स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर किस में निहित होता है, गवर्नर में। ठीक है, यानी कि सारी की सारी जो जितनी भी काम किए जाएंगे वो गवर्नर के नाम पर किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 155 ये किससे रिलेटेड है, गवर्नर के अपॉइंटमेंट से। वहाँ याद करो, वहाँ क्या था, 54 चुनाव। ठीक है, 54 चुनाव। अब 54 है, 54 से चुनाव आपको प्रेसिडेंट का याद है, उसमें +1 करो, +1 करने से क्या हो जाएगा, गवर्नर का चुनाव। ठीक है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, क्योंकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है इसलिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट आया, वहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव होता है इसलिए चुनाव आया। अब जो चुनाव की कार्यविधि होगी या फिर उसका जो प्रोसीजर है वो किस में दिया था, 55 में। अब जैसा कि आपको पता होगा गवर्नर अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू, इसका तो चुनाव होता नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाले गवर्नर वाले चैप्टर में किया था। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये आपके रिवीजन के लिए और जो आर्टिकल्स छूटे हैं वहीं के लिए है। आपको जो पिछले चैप्टर्स हैं उनको आपको करने ही पड़ेंगे, जो भी हम लोगों ने अलग अलग किया था। ठीक है, तो ये गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 155। ठीक है, अब बात करते हैं कि आर्टिकल 156 ये किससे रिलेटेड है, गवर्नर के रिमूवल से। जैसे मैंने उसमें बताया था जो प्रेसिडेंट वाले में, वहाँ पे मैंने बताया था कि मोदी का वैसे बोला जाता है ना, मोदी का सीना 56 इंच का है, तो 56 से याद रखिए, 56 से प्रेसिडेंट हटाए जाएंगे, जब मोदी अपना सीना दिखाएंगे प्रेसिडेंट हट जाएंगे, राइट, 56 इंच का सीना। वैसे सेम 156, अब 100 आगे चले जाओ, 156 गवर्नर, यानी कि गवर्नर को भी जब मोदी सीना दिखाएंगे ये भी हट जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा है जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं। ठीक है, तो उससे जो है आपको, क्योंकि इनको हटाने वाला कौन है, प्रेसिडेंट, जब दोनों एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 161 का। जैसे कि आपको पता होगा प्रेसिडेंट का कितना था, प्रेसिडेंट का हम लोगों ने किया था 72। जब प्रेसिडेंट का 72 में था, तो 72 में से अब यहाँ से आपको -11 करना है, राइट। अब -11 कर दो, कितना हो गया, ये 161। अब मैंने बोला 152 के बाद स्टार्ट ही हो रहा है, तो 161 किसका हो गया,
क्षमा, ये किससे रिलेटेड है? गवर्नर से। लेकिन यहाँ पे क्षमा, जैसे इसमें हम लोगों ने देखा था कि रेमिशन देखा था, रिप्राइव देखा था, कम्यूटेशन देखा था, यहाँ पे जो माफ़ करने वाली होती है सजाए मौत, ये इनको जो है नहीं मिलता है गवर्नर को, ठीक है, वो उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं मृत्यु की सज़ा को। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था तमिलनाडु वाले केस में जो राजीव गांधी के हत्यारे थे उनको तो छोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ पे उसने एक जजमेंट में बोला भी था कि गवर्नर के पास भी ये पावर है। तो आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा जो भी आपके पास में सोर्सेज हैं, या फिर इस पर आर्टिकल ही पढ़ लीजिएगा कि इनके दोनों के क्या क्या वो हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि 161 हो गया क्षमा का, ये आप प्रेसिडेंट वाले चैप्टर्स ही करेंगे, अब यहाँ पे उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बशर्ते इतना याद रखिएगा, रिप्राइव और रेमिशन, कई बार इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो रिप्राइव रेमिशन में सिंपल सा अंतर है कि जो रेमिशन होता है उसमें नेचर चेंज नहीं होता है, राइट, और जो रिप्राइव होता है उसमें नेचर चेंज हो जाता है। तो बस इतना याद रखिएगा। 162 देखते हैं, ये यूपी पीसीएस में कई बार ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि स्टेट की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा, ये 162 में बोलता है। और ऐसे वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे 173 सेम आर्टिकल बोलता है। अगर हम 171 73 देखें सेंट्रल के मामले में, तो यहाँ पे -11 कर लो, -11 करके कितना आ गया 162। तो इसको बस देखिएगा। ये तो हो गया गवर्नर के बारे में। गवर्नर के बारे में ओवरऑल हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था, उसके पावर्स और वो, इसलिए इसको सिंपल इसको ख़त्म कर लेते हैं। इसमें तो मैक्सिमम आर्टिकल्स आप लोग पढ़े ही थे। अब इसके बाद बात करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। इसमें जो सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ें जो छूटी हुई थी वो आपको हाई कोर्ट में छूटी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ कम आर्टिकल्स हम लोगों ने किया था। और उसके साथ में जो लेजिस्लेचर है, क्योंकि इन दोनों में थोड़े ही भाग थे तो हम लोगों ने इसको अच्छे से 2 बार किया था। फिर भी इसको रिवीजन के पर्पज़ से, क्योंकि स्टेट जब कर ही रहे हैं तो इनको भी साथ में कर लेते हैं। 163 क्या बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। सेंट्रल का याद करो कौन सा आर्टिकल था, 74। इसमें क्या करोगे -11, कहाँ से, सेंट्रल से। अब अगर -11 करोगे सेंट्रल से, वहाँ पे 74 में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि राय और सलाह देगा किसको, गवर्नर को, ठीक है, उनकी सहायता के लिए होगा। तो 74 में से 11 घटा दो, कितना आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा, ठीक है। और 100 के आगे 152 के आगे तो स्टेट स्टार्ट ही हो रहा है, इसलिए 163 में क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर 75 में हम लोगों ने पढ़ा था जो पीएम की नियुक्ति होती है, कौन करता है, प्रेसिडेंट। उनके साथ में अब पीएम नियुक्त हो गए। अब पीएम जो है अन्य मंत्रियों को सजेस्ट करते हैं किसको मंत्री बनाना है। अब उनकी जो नियुक्ति की अपॉइंट सिर्फ नाम बता रहे हैं कि इनको इनको बनाना है, कि फलाना को ये बना दो, ढिकाना को ये बना दो, लेकिन बनाने वाला कौन है, प्रेसिडेंट। तो ये भी कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, 75 में। 75 - 11 करोगे कितना आ जाएगा, 164। ये भी किससे रिलेटेड है, मिनिस्टर से। उसी में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे वहाँ पे देखा था कि सेंट्रल के मामले में, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था 75 में जो लोकसभा है उसकी सामूहिक रूप से जो देखें जवाबदेही किसके प्रति होती है, लोकसभा के, राइट। अगर लोकसभा ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारोगे, पार्लियामेंट। यूपीएससी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। और अगर देखें कि जो मिनिस्टर होते हैं उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसके प्रति होती है, सेंट्रल में देखोगे तो प्रेसिडेंट, अगर स्टेट में देखोगे तो गवर्नर। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति, ठीक है। और अगर मिनिस्टर की देखेंगे तो इनकी व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह होंगे, तो एक गवर्नर के प्रति होंगे। आर्टिकल क्या होगा इसका, वही 75 - 11 164, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल 165, जैसे हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल का देखा था। अटॉर्नी जनरल के केस में हमने देखा था कि एक इसमें था 76 में, 76 - 11 कर लो, जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल में से 11 घटाना है, तो कितना हो गया, ये हो गया 65। अब 152 के बाद जो है स्टेट स्टार्ट हुआ, तो क्या करोगे, 165 किसका है, एडवोकेट जनरल का, ठीक है। तो इसको याद रखिए, जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं। तो इसमें एडवोकेट जनरल से रिलेटेड हम लोगों ने फैक्ट क्या क्या किया था। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ये लेजिस्लेचर के किसी भी सेशन में, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इवन कोई समिति हो, समिति के साथ में अगर और भी जैसे कुछ भी होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट में तो ज्वाइंट सेशन का कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन सेंट्रल में देखे थे हम लोगों ने, जब ज्वाइंट सेशन भी होता है तो उसमें भी जो अटॉर्नी जनरल होता है पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल, इसके पास में भी सेम पावर्स हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि 167
167 क्या बताता है कि ये सीएम की ड्यूटी है कि समय समय पर वो गवर्नर को बताता रहे कि स्टेट में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। ये एक प्रकार से इनका कर्तव्य है, ड्यूटी है। जैसे इस सेंट्रल के मामले में हम लोगों ने देखा था, वो किस में था, आर्टिकल 78 में। अब आर्टिकल 78 में से अगर 11 अगर माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 167। तो यहाँ पर किसकी ड्यूटी है, सीएम की ड्यूटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो इसको एक बार अगर देखें 152 में स्टेट का डिफिनीशन यहाँ +1 करना है अगले 4 से 5 आर्टिकल में। 153 +1 कहाँ करना है, सेंट्रल से। 153 एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक गवर्नर होगा। 154 स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर। 155 यहाँ पे क्या बोलेगा कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट करना है, तो कैसे करेंगे, +1 किए जा रहे हैं। 156 में देखेंगे गवर्नर का रिमूवल, 56 इंच का सीना, आपको याद होगा। अब इसके बाद 161 क्षमा का, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इसके पास में फांसी की सज़ा को लेके लिमिटेड पावर है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे 162 स्टेट की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163 हम लोगों ने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 164 में देखा जो मंत्रियों से रिलेटेड जो पावर्स हैं, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। और इसके बाद मिनिस्टर व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह हैं गवर्नर के प्रति। आर्टिकल 165 में हम लोगों ने देखा एडवोकेट जनरल का। आर्टिकल 167 में देखा कि ये सीएम की ड्यूटी है कि उस समय समय पर बताते रहें गवर्नर को कि क्या चीज़ें स्टेट में चल रही हैं। तो ये तो हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब हम लोग देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का। जैसे कि हम लोगों को, हमने इसमें देखा था स्टेट लेजिस्लेचर में कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक जैसे पार्लियामेंट हम लोगों ने देखा था अपर हाउस लोअर हाउस, यहाँ पे भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक जगह नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में है, हम लोगों ने देखा था। वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र को बीच में लो, यहाँ यूपी और बिहार वालों को लेके झगड़ा चलता रहता है। फिर नीचे आ जाओ, नीचे अगर साउथ में देखोगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 3 साउथ के, 3 3 6 याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 जगह हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली इसी के पास में सर्वे सर्वा यही है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास में सबसे ज़्यादा अल्टीमेट पावर है, ऐसे समझो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आर्टिकल 168 क्या बोलते हैं कि लेजिस्लेटिव, ये लेजिस्लेचर का गठन के बारे में बात करता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो इन सब के बारे में अब बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये आर्टिकल है 169। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने किया था 3 आर्टिकल एक साथ किया था, 79, 80, 81। 79 में क्या किया था, संसद, स र ल, तो स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80, 81 हम लोगों ने किया था सरल, सेंट्रल का संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अब इसी में से क्या करना है, -11, जैसा कि मैंने बताया -11 करोगे और 152 के बाद स्टेट स्टार्ट ही हो रहा है, तो 152 करते जाओ, 168, 169, 170। तो ये 3 3 6 आर्टिकल तो एक साथ याद हो सकते हैं, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, 168 में लेजिस्लेचर का गठन का, 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनना और हटना। अब बनाने के लिए जैसा कि मैंने बोला था, जो स्टेट होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करता है, राइट। और जो अगर देखेंगे जो पार्लियामेंट है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास की है। स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने के बाद आएगा कहाँ पे, पार्लियामेंट के पास में। पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करता है, तब जाके वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है। ठीक है, अब 170 की बात करें, आर्टिकल 170 की, ये बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के गठन का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 171 ये बोलता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना क्या होगी, संख्या क्या होगी। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली की 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा में जितने मेंबर्स हैं उसके 1/3 से अधिक मेंबर नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और दूसरी बात कि 40 से कम भी नहीं होने चाहिए, यानी कि 1/3 से अधिक नहीं, 40 से कम नहीं, इतने मेंबर कहाँ पे होने चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल 174 की अगर बात करें, आर्टिकल 174 किसकी बात करते हैं, सेशन का। अब अगर वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे आर्टिकल 85 था,
आर्टिकल 85 था जो सेशन की बात करता था, सत्र को बुलाना, सत्र का विघटन करना, ठीक है, और सत्रावसान, ये सब किस में था, वो सब हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 में से -11 कर दो, कितना आ जाएगा 74। 152 के आगे देख लो तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट का, स्टेट के सेशन से रिलेटेड है, इतना याद रखें। अब बात करते हैं आर्टिकल 176 की। ये क्या बात करता है, गवर्नर के स्पेशल स्पीच की बात करता है, सेम जैसे प्रेसिडेंट का है। इसके बाद आर्टिकल 199 की बात करें तो ये बात करता है कि मनी बिल के डिफिनीशन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। 199 मनी बिल के डिफिनीशन से, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे 199 रुपये का आपको पता होगा कि रिचार्ज होता है, ऐसे समझो कि एमबी के लिए, एमबी मनी बिल के लिए रिचार्ज कितने कराना है, 199 का, ठीक है, 199 मनी बिल, ओके। अब बात करते हैं कि 200 में क्या है, बिल, बिल पे गवर्नर अपनी परमिशन देने का इसमें है। अब गवर्नर के पास में अगर कोई बिल जाता है तो उसको परमिशन देने का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 200। ऐसे समझो कि जो गवर्नर है उसके पास में 2 जेब है, ठीक है, 2 पॉकेट हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है, 2 पॉकेट हैं, तो ऐसे 2 से 2 जीरो रखो, ये क्या है, पॉकेट है, 2 पॉकेट है। इसमें अब बिल को क्या करेगा, परमिशन देने के लिए उसके पास में 4 ऑप्शन है, या तो बिल पे वो अपनी सहमति दे दे, दूसरा उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, तीसरा या तो उस पर कोई जवाब ही न दे, और चौथा वो राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको अपने पास में रख ले, राइट। तो इसका मैंने क्या बताया, आर्टिकल 200, 2 जेब है इसके पास में, नीचे किसी भी जेब में रख सकता है। तो ये बोलेगा कि देखो मेरे पास में 2 जेब है, बिल आया है, अब मेरे पास में जो मेरी मर्जी वो करूँगा, राइट। लेकिन अगर 201 में देखेंगे तो एक में ये किसी एक में बिल रख दिया है, यानी कि ये जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल को रख लिया है, इसलिए एक पॉकेट में बिल पड़ गया। तो ऐसे 201 याद रखना, आर्टिकल 200, 201, ठीक है, बस याद रखना क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 202 का, ये किसकी बात करते हैं, बजट का। जैसा कि मैंने बोला है कि बजट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कोई टर्म नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल 112 पढ़ा था, राइट। आर्टिकल 112 में बजट था, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पे कहाँ है, आर्टिकल 202 में है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पैसों के लिए बोलते रहते हैं 2-2, क्या दो, पैसे दो, 2-2 पैसे दो, तो 2-2 से याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि आर्टिकल 210 यहाँ पे आता है। आर्टिकल 210 में ये लेजिस्लेटिव जो हमारा, ये जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये कहाँ पे है, आर्टिकल 210 में। जैसे कि अभी नीतीश कुमार जी ने अभी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ, जैसे उनका वो था कि सेक्स एजुकेशन पे उनको बात करना था, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें मीनिंग बदल देती हैं कि आप कौन से वर्ड को चूज कर रहे हो। जैसे पार्लियामेंट में भी देखेंगे, पार्लियामेंट में भी इसके लिए अलग से है कि इसको बस इधर कर दो, तो वहाँ पे 120 का जिक्र आता है ना पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज का। जैसे देखेंगे कुछ टाइम पहले जो है, जो पार्लियामेंट है उसने कुछ शब्द को अलग से हर बार वो छांट के रखती है, राइट, कि इसमें से अगर ये वर्ड पे आप बोलेंगे तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसका कांग्रेस अपोज भी करती है। कुछ नए नए वर्ड्स को उसमें जोड़ा गया था। तो सेम चीज़ें लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर के लिए भी है। तो वहाँ पे नीतीश किस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि क्या वो मर्यादित भाषा है जो एक सेशन की होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का मंदिर बोलते हैं। तो क्या अगर जिसको डेमोक्रेसी का मंदिर बोल रहे हैं वहाँ इस प्रकार की भाषा उनका बताना वो सही है, ठीक है, सेक्स एजुकेशन पे बात करें वो सही है, लेकिन जिस हिसाब से बात कर रहे हैं क्या वो ज़रूरी था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 210 ये बोलता है कि लेजिस्लेचर में किस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल 212 में बात करते हैं कि ये जो है बोलता है कि जो कोर्ट है वो इसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स हैं या वहाँ पे जो भी बहस हो रही हैं उस पर जो है उसकी जांच नहीं कर सकता है कोर्ट। ये जो है ये बात करता है आर्टिकल 212, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 213 बात करता है गवर्नर के ऑर्डिनेंस से। जैसे हम लोगों ने देखा था सेंट्रल के मामले में क्या था, 123 बात करता है जो गवर्नर से रिलेटेड और ये प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस से,
ठीक है। अब इसी को मैंने बोला था सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल पावरफुल पहले नंबर पे, तो 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे 213 स्टेट सेंट्रल, ठीक है। 213 क्या बोलता है, गवर्नर के ऑर्डिनेंस का। ऑर्डिनेंस कब आता है, जब कोई या तो दोनों सत्र ना हो या तो कोई एक सत्र ना हो, तब ऑर्डिनेंस लेके आया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हाई कोर्ट की, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने स्टेट एग्जीक्यूटिव देख लिया, स्टेट लेजिस्लेचर देख लिया। उसके बाद अगला आता है न्यायपालिका का। स्टेट में जैसे कि आपको पता होगा कि जो स्टेट के अंतर्गत सबसे बड़ा है वो हाई कोर्ट है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे, तो हम लोग इन दोनों को अब देखते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 214 की। ये क्या बोलता है कि हाई कोर्ट फॉर स्टेट, यानी कि स्टेट के लिए हाई कोर्ट होंगे, ये आर्टिकल 214 बोलता है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 215 क्या बात करता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखा था सेंट्रल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 129 होता है, राइट। तो बस वैसे रिकॉल करने के लिए मैं सेंट्रल क्वेश्चन मिला रहा हूँ। इससे क्या होगा कि दोनों चीज़ें आपकी साथ साथ चीज़ें कुछ रिकॉल हो जाएंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि जो कोई भी चीज़ दिमाग में लेके जाना है उसको बार बार बोलते रहिए, ठीक है। तो मेरा काम होता है जैसे मैं आपको एक बार बोल दिया तुरंत माइंड में आ गया कि अच्छा 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है सुप्रीम कोर्ट का। तो इससे होगा कि जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ते हो वो आपके परमानेंट मेमोरी में जाता रहता है, राइट। जैसे कि आपको पता होगा कहीं एक जगह, जैसे अगर सनलाइट है कि अलग अलग जगह पड़ रही, आग नहीं पड़ रही, लेकिन जब आप उसको जो है जो ग्लास से लेके, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उससे लेके जब फोकस उसका एक कागज़ पे कर दे तो जल जाता है। सेम ऐसे होता है जब कहीं पे आप पिंच कर रहे होते हो तो धीरे 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 वो चीज़ें काम करती हैं। तो ऐसे याद रखना कि आर्टिकल 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 129। बात करते हैं कि आर्टिकल 216 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक ये होता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जो इनके जो लोअर कोर्ट्स हैं, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो सब है, ये इनको बेस बना के इनके जजमेंट को तो उस पर कोई चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक पढ़ा था कि इसके पास में कंटेम्प्ट के लिए भी, कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का अधिकार है। कंटेम्प्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक सिविल, दूसरा क्रिमिनल। इसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में देखा था, सिविल क्या होते हैं, क्रिमिनल क्या होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में देखें, स्टार्टिंग में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर था कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए जो है पनिश कर सकता है, लेकिन बाद में अभी क्या होता है कि हाई कोर्ट भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, ये लोग पनिश कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 217 की। आर्टिकल 216 की बात करें तो ये हाई कोर्ट के गठन की बात करता है, तो इसको याद रखना, कई बार ये एग्जाम्स में पूछ चुका है। तो 16 से गठन याद रखना, गढ़न, तो ऐसे करके, ठीक है। आर्टिकल 217 की बात करें तो 17 बात करता है कि अपॉइंटमेंट की बात करता है, ठीक है। 17 अपॉइंटमेंट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है कि सब तरह के अपॉइंटमेंट, सब तरह के अपॉइंटमेंट, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखते हैं आर्टिकल 219, ये बात करते हैं ओथ का। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो हाई कोर्ट का ओथ है वो अलग होता था सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में, राइट। सुप्रीम कोर्ट का ओथ अलग, हाई कोर्ट का ओथ अलग। लेकिन जो 16th अमेंडमेंट था, या कहें राष्ट्रीय एकता परिषद 1963 का, तो उसके थ्रू जो है इन दोनों का जो ओथ लेने का है उसको एक कर दिया गया। जैसे उसमें जो है प्रभुता, अखंडता, इसको जोड़ा गया था ना, प्रभुता प्लस अखंडता। तो अभी सुप्रीम कोर्ट और दोनों का एक ही है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक है, कब का, 1963 का। अमेंडमेंट कौन सा था, 16th अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये इसके ओथ से, तो अभी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के ओथ बराबर होते हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 222 का, ये जज के ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। बस इसमें ये याद रखना, जैसे दो है, दो गो की तरह लग रहा है ना, दो गो, दो गो, तो गो गो गो, गो गो गो, ठीक है। तो कहाँ, जज का ट्रांसफ़र। आर्टिकल 226 बात करें, ये रिट से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था रिट 5 प्रकार की होती हैं। आर्टिकल 32 और किससे रिलेटेड है, जैसे उसको संविधान की आत्मा बोलते हैं, कौन, बाबा अम्बेडकर। अगर बाबा अम्बेडकर ऑप्शन में नहीं है तब आप किसको मारोगे, प्रीएम्बल को, राइट। तो ये हो गया। रिट की बात करते हैं तो 5 प्रकार की रिट होती हैं। फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है रिट के लिए वो सीमित है, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ फंडामेंटल राइट को लेके ही कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है इसके पास में अन्य मामलों से रिलेटेड भी रिट जारी करने का पावर है। अब रिट कितने प्रकार के होते हैं वो आप लोग फंडामेंटल राइट में देखेंगे। जैसे हम लोगों ने किया था हाईवेज कॉर्पस किया था, मैंडमस किया था, प्रोहिबिशन किया था, सर्टियोररी किया था, को वारंटो किया था, ठीक है। ये क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट में जाके आप लोग चेक करेंगे।
अब इसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल, इसके बाद रिट का हो गया फंडामेंटल राइट और अन्य के मामले में। आर्टिकल 231 बात करें तो ये क्या बात करता है, एक या दो, ठीक है, दो या दो से अधिक स्टेट के लिए, दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 2, 3, 1, दो या दो से अधिक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये जो है आर्टिकल कहाँ पे है, आर्टिकल 229 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो हाई कोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 231, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। आर्टिकल 226 रिट जारी करने की शक्ति। उसके बाद आर्टिकल 216 हाई कोर्ट के गठन से रिलेटेड है। आर्टिकल 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का है। ये 4 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट की। जैसा कि हम लोगों ने सबऑर्डिनेट कोर्ट किया था कल वाले टॉपिक में, उसमें हम लोगों ने सबऑर्डिनेट कोर्ट में देखा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हम लोगों ने देखा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो वही रहता है, लेकिन अगर वो सिविल मामलों की सुनवाई कर रहा है तो वो सिविल कोर्ट में बदल गया। अगर वो जैसे क्रिमिनल मामले से रिलेटेड अगर सुनवाई कर रहा है तो वही सेशन कोर्ट में बदल जाता है, और वही जज सेशन जज में बदल जाते हैं। तो कोर्ट तो वही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही। वो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा। उसके नीचे हम लोगों ने देखा कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, जो PCSJ के थ्रू होते हैं, जैसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हो गए, जिनको मजिस्ट्रेट के रूप में बोलते हैं, वो सब लोग उसमें आ गए, ठीक है, जिनकी नियुक्ति PCSJ के थ्रू होती है। ये हम लोगों ने कल के टॉपिक में किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 233 किससे रिलेटेड है। ये डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे 233, ठीक है। तो इसमें ये है कि जैसे 2 के बाद 3 आ रहा है तो एक 3 और ले लो। जैसे DJ है तो उसमें रिदम होना चाहिए, ठीक है। DJ जब बजे तो बीच में रुकना नहीं चाहिए, 2 3 3 ऐसे करके करते रहें। एक बार स्टार्ट हुआ, ठीक है, गो 3 3, तो उसमें चीज़ें चलनी चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगी। फिर क्या लोग देते हैं, DJ वाले को गाली देते हैं अगर वो बंद हो गया तो 2 3 3 ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 234 को अगर हम देखें तो ये क्या बात करते हैं, जो जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। लेकिन इसमें जो एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के जो पोस्ट हो गई, जैसे मैंने बोला जो PCSJ के थ्रू अधिकारी होते हैं, ये सब किस में आते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 234 किससे रिलेटेड है, जुडिशियल सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट होते हैं एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट जज और उन सब के अलावा, ठीक। आर्टिकल 235 किसकी बात करता है, ये बात करते हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके रेगुलेशन की बात करता है, या फिर उन पे नियंत्रण किसका होगा, ये इन सब की बात कौन करता है, आर्टिकल 235। जैसे कि हम लोगों ने देखा था किसके पास में है ये पावर, हाई कोर्ट के पास में है, ठीक है। इनको सबऑर्डिनेट कोर्ट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका समझो कि एक प्रकार से माई बाप कौन है, हाई कोर्ट है। ये इन पे नियंत्रण भी करता है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाएगा वो सब कौन करता है, हाई कोर्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने आज जो मॉर्निंग में 10:30 बजे का लेक्चर हम लोगों ने किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में देखा था, या कहें ट्रिब्यूनल के बारे में देखा था। उसमें हम लोगों ने AIT, कैट, सेट, जेट, अदर ट्रिब्यूनल ऐसे करके हम लोगों ने किया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो कर लीजिए, क्योंकि ये तो आता है पार्ट 14A में आता है। इसमें हम लोग 2 आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 223, आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B। क्योंकि ये जो है समझो कि एक प्रकार से कोर्ट का ही काम कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने 14A को यहाँ पे ले लिया, जिससे कोर्ट वाला चीज़ें एक साथ कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ट्रिब्यूनल 2 प्रकार के होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दूसरा अदर ट्रिब्यूनल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में है, इसमें जो ऑल इंडिया सर्विसेज जुड़े जो हैं, लोकल बॉडीज से जुड़े जो अधिकारीगण वो आते हैं, तो ऐसे लोग आते हैं, राइट। तो इनके जैसे इसका तो मैंने पूरा इतिहास बताया था कि क्यों 1976 में आया, तो वहाँ पे सिर्फ मैंने एक एंगल बताया था कि हो सकता है ये चीज़ें हो जाएं, राइट। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने बताया जैसे 1975 में इमरजेंसी लगी, ठीक है। अब इमरजेंसी में अब जो भी जैसे इंदिरा गांधी अगर कोई ऑर्डर दे रही हैं PM कि JP को, वाजपेयी को या इन लोगों को गिरफ्तार करो, ठीक है, वो करने वाला कौन है, DM हो गए, IPS हो गए, इतने बड़े अधिकारी हैं, यही सब उसमें संलिप्त रहेंगे, यही सब चीज़ें करेंगे। अब अगर उनसे रिलेटेड अगर कोई मामला कोर्ट में जाता है, हो सकता है गवर्नमेंट भी फंसे, इसलिए उन्होंने क्या लाया कि अच्छा जो अधिकारी हैं जो स्टेट और उसमें जो ऐसे इसमें काम कर रहे हैं, सेंट्रल और ये सब हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं कैट लेके आ रही हूँ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये तो एक एंगल हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है जैसे आज के टाइम पे जो बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं। जैसे आप अशोक खेमका को जानते हैं, लगभग 55-56 बार उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं हटते हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी होते हैं जिनको नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा, या जो सो कॉल्ड जिनको बोलते हैं गैंग बोलते हैं, ठीक है, गैंगस्टर, तो वो लोग जो है उनके ऊपर एक दबाव बनाते हैं या कभी उनको फंसाते हैं,
तो उनसे रिलेटेड मामलों की जल्दी सुनवाई हो सके, तय समय में हो सके, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए भी कैट को लेके आया गया कि कोर्ट में अगर मामला जाता है तो वो लंबे टाइम तक खिंचता है, इसलिए जो है कैट की भी स्थापना की गई जिससे इन लोगों के मामले को जल्दी से सुनवाई की जा सके। ये उसका दूसरा एंगल भी है, ठीक है, जो कि बुक में है, और पहला तो वो तो कॉमन सेंस पे है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दो प्रकार के हैं। जो ट्रिब्यूनल है दो प्रकार के, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसमें हम लोगों ने कैट किया था, सेट किया था, जेट किया था। कैट जो भी है आप लोग मॉर्निंग वाले वीडियो में देखिएगा। ये इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, कैट से रिलेटेड बार बार ये कई बार एग्जाम में पूछा है, आर्टिकल 323 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो अदर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। अदर ट्रिब्यूनल में कौन आएगा, जैसे उसमें भूमि से रिलेटेड हो गया, कर से रिलेटेड हो गया, जैसे किराए से रिलेटेड अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हो गया, जो विदेशी मुद्रा से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड अगर कोई ट्रिब्यूनल है तो ये सब किस में आते हैं, ये आर्टिकल 323 बी के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो ये तो मामले हो गए किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, या कहें ट्रिब्यूनल में। बेसिकली ट्रिब्यूनल में हम लोगों ने दो आर्टिकल्स पढ़ा था, ये एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, और दूसरा हो गया अदर ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो आर्टिकल 323 से आर्टिकल 323 भी, ये तो हो गया कि स्टेट को हम लोगों ने एक ही वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसको आप लोग सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से लीजिएगा, बाकी इन डेप्थ अगर जाना है, क्योंकि यूपीएससी हो, पीसीएस हो, इवन जो वनडे के एग्जाम्स होते हैं वो भी अब डेप्थ में जाने लगे हैं। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करिए कि सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ के गए टू द पॉइंट हो जाएगा। इसके पहले जो भी मैंने कवर किया है, एम लक्ष्मीकांत का हो गया, पीवाईक्यू के क्वेश्चन हो गए, उसके साथ में अपने नोट्स के जो मैंने इकट्ठा किए हैं, वो सारी चीज़ें टू द पॉइंट आपके पास में मैंने देने की कोशिश की है, जिससे कम से कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। मेरा बस एक ही मोटिव है कि जैसे जो चीज़ मैंने फेस की है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से तो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि एकदम भरमार पड़ी हुई है। कोई भी वीडियो ओपन करो, बस वो थोड़ा सा बस स्लाइड बनाए हैं, 200-300 स्लाइड हो गया, एक बार पढ़ा, फिर क्या माइंड में गया पता नहीं। उनका बस एक मोटिव रहता है कि या तो वो डर दिखाएंगे, और हमेशा आप लोग अपने माइंड में रखिए कि जो भी डर दिखा रहा है समझो अपना टॉर्च बेचने की कोशिश कर रहा है, सिंपल सा है, ठीक है। तो वो ये बताएंगे कि पॉलिटी बहुत टफ है, ये इतना इतना कर लो, इसके बाद मेरे कोर्स में आ जाओ। कोर्स में फिर वही लटकाएंगे, जैसे किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, या यूट्यूब में ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़े से कंटेंट को देके आपको बुलाए। अब आपका ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो आप लोग कोशिश ये करिए कि ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे जो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे जाइए। इन कंपेरिजन टू वो जो बड़ी बड़ी सो कॉल्ड, आप लोग अब इससे ज़्यादा समझने और समझाने की नीड नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन अगर यूपीएससी और पीसीएस में आजकल किस हिसाब से हो रहा है ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। जैसे अभी आपको पता भी होगा कि बहुत सारी कोचिंग्स पे फाइन भी लगा हुआ है लाखों में, ठीक है। तो इससे आप लोग बचिए, आप लोग अपना कहीं से भी एक लेक्चर कंप्लीट करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़िए, पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा रिवीजन, आपकी बुक आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और जो भी अच्छे से, जैसे मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ तो यहाँ पे ये हो गया 20 से 25 मिनट में आपका पूरा एक बार कवर हो गया, तो 25 से 30 मिनट माइंड में आ गया कि अच्छा सर ने ये चीज़ पढ़ाया। अब आप क्या करिए, बुक ओपन करिए, बुक में एक बार उसको देखिए, और ये लेक्चर एक बार में तो ऐसे देख लिया, दोबारा इसको देख के फिर आप लोग नोट्स बनाइए। जो अपना नोट्स होगा एग्ज़ाम के पहले वही काम आएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो अब मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल के लेक्चर में जो हम लोग करेंगे वो अगला स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या आएगा, पार्ट 7 में तो कुछ है ही नहीं है, पार्ट 8 में यूटी आएगा, ठीक है। तो कल हम लोग यूटी को अच्छे से कवर करते हैं, फिर अगला लोकल बॉडीज करेंगे, फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो छोटे मोटे 2-3 टॉपिक रह जाएंगे उनको हम लोग, जैसे SC ST का हो गया, और उसके साथ में कुछ स्पेशल प्रोविज़न वाले, लैंग्वेज वाले, इन लोगों को हम 1 से 2 लेक्चर में ही कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश यही है कि 20 तारीख तक आपका कंप्लीट हो जाए। अगर एक आध लेक्चर आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग 21 को कंप्लीट कर लेंगे, 21-22 में, क्योंकि मुझे 22 को जाना है, तो उसके पहले मैं कंप्लीट करके जाऊँगा, या फिर कुछ लेक्चर से रिकॉर्ड करके जाऊँगा कि मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको करिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।